वेलकम बैक। और आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रहा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अंकिता भंडारी के बारे में, उत्तराखंड की इसके बारे में। तो कल रात को मैंने बहुत सारी न्यूज़ें टटोली, बहुत सारे वीडियोस देखे, तो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि गवर्नमेंट ना इस केस को बिल्कुल दफन करने के चक्कर में है। बहुत जल्दी ये केस दफन भी हो जाएगा। 4-5 दिन लोगों का आक्रोश और रह सकता है, 4-5 दिन और रहेगा। उसके बाद लोग भी ठंडे पड़ जाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट को पता है कि कोई पूछने वाला है नहीं इस केस के बारे में। कुछ ऐसा मेरे को अभी तक, जहाँ तक न्यूज़ें और इधर उधर देखने के लिए मिल रहा है, तो यही सीन होने वाला। गवर्नमेंट इसी चक्कर में है, कब लोग शांत हो और कब ये केस दफन हो। अभी गवर्नमेंट की ओर से भी कोई इस केस के ऊपर कोई वो नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, मेरा मानना यह है, जब 18 तारीख का अगर मर्डर हो रखा है और 23 तारीख को डेड बॉडी मिली है नदी में, तो नदी में पहले तो वो डेड बॉडी ऊपर आ जानी चाहिए थी, खुद ही फूल करके पानी में फूल जाना चाहिए था। सेकंड, अगर वो डेड बॉडी नदी में 18 तारीख को डाली गई है, तो उत्तराखंड में इतनी भयानक बारिश आ रही है कि नदियों में पानी बढ़ा हुआ है। और अगर नदियों में पानी बढ़ा हुआ है तो डेड बॉडी एक ही जगह में रहेगी नहीं। जहाँ पे उन्हें मिली है वहाँ पे उन्होंने पहले दिन भी रेस्क्यू टीम ने वहाँ पे सर्च किया था, कुछ चीज़ नहीं मिली। अब अगले दिन वो डेड बॉडी वहीं पे क्यों मिली? ठीक है। सेकंड, अगर वो डेड बॉडी वहीं पे थी तो इतनी बारिश हो रही है ना, उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही थी कि वो डेड बॉडी वहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी। वो डेड बॉडी बह जाती या मच्छियाँ खा जाती। इतना कुछ है, फिर भी केस को घुमाने वाली बातें चल रही है। अभी केस को घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है या गलत है मैं कुछ बोल नहीं सकता, मगर डाउट हो रहा है उसके ऊपर भी, क्योंकि 18 तारीख की लाश 23 तारीख को मिल रही है पानी के अंदर। तो कुछ तो झोल है बात में, कुछ तो गड़बड़ी है। बाकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ उसके लड़की के जो पिताजी थे उनकी बात हुई। क्या बात हुई, क्या चीज़ हुई, अभी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसी जानकारी मिलेगी हम बताएंगे आपको। बट यही है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन की लाश और पानी में पड़े पड़े फूली क्यों नहीं पहले वो लाश? कुछ तो गड़बड़ी है। और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और उत्तराखंड पूरा सपोर्ट कर रहा है लड़की को। लड़की को तो क्या ही करेंगे, अब लड़की के घर वालों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम भी रैली में बहुत जल्दी 1-2 रैलियाँ हम भी निकालेंगे। रैलियाँ निकालने से वैसे तो होगा क्या, बट फिर भी अगर कुछ होता है तो कोशिश अपने एंड से पूरी करेंगे हम भी। मगर उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और उत्तराखंड में ऐसा केस सुनने के लिए मिला। देवभूमि में इस प्रकार के केस अगर होते रहेंगे तो फिर मुश्किल है वहाँ की लड़कियाँ घर से बाहर भी निकल पाए। बड़ी मुश्किल से वहाँ की लड़कियाँ घर से बाहर निकलती है नौकरी वोकरी करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो लाइफ है, जो वहाँ की लड़कियों की लाइफ है, वो बहुत टफ लाइफ है। पहले तो बहुत मुश्किल लाइफ है, क्योंकि घर से इतनी जल्दी किसी को निकलने नहीं दिया जाता। अगर कोई निकलता भी है जॉब के लिए, निकल भी रहा है, तो ऐसे अगर केस होते रहेंगे तो मुश्किल है कि 1% अब घर वाले निकलने दें लड़कियों को, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात यह है कि अंकिता भंडारी केस के बारे में बात कर रहे थे और मैंने देखा कि उत्तराखंड के जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं ना, जो भी बड़े यूट्यूबर है या बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई भी किसी को उस केस से कोई मतलब नहीं है सारे। और मेरी उत्तराखंड के भी जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी है उत्तराखंड से, जो खुद को दिल से अगर उत्तराखंडी मानते हैं, यूट्यूबर्स जितने भी हैं उत्तराखंड के, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार उठाओ आवाज़ यार, थोड़ा सा आवाज़ उठा दो यार आप भी। अगर आप लोगों ने आवाज़ उठा दी ना तो कुछ हो सकता है कि उत्तराखंड की बेटी को थोड़ा बहुत न्याय मिले। नहीं तो मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड में इस तरीके से हादसे बढ़ते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि उत्तराखंड क्राइम में नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है उसके हाल जिस प्रकार है ना, उनको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी आवाज़ उठा लीजिए प्लीज़। पूरी बातचीत हुई और वही पूरी बातचीत जो अंकिता की शुरुआत से लेकर आखिर तक पिछले 1 साल की जो कहानी है, वो पुष्प से हुई इस बातचीत के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। करीब साल भर पहले पुष्प इंस्टाग्राम पर कुछ सर्च कर रहा था और अचानक अंकिता के प्रोफाइल तक पहुंचता है और इंस्टाग्राम के जरिए पुष्प और अंकिता के बीच में बातचीत शुरू होती है। दोनों के मिजाज मिलते हैं, शौक मिलते हैं, फिर
धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये वो दौर था जब कोरोना पूरे देश में अहम बनकर टूटा हुआ था और कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, बहुत सारे लोग घरों को लौट रहे थे। तो उसी दौरान ये सब कुछ अंकिता के साथ दोस्ती शुरू हुई, धीरे धीरे बातचीत थी, दोनों ने एक दूसरे को जाना। जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो पुष्प को पता चला कि अंकिता के परिवार में उसके पिता है, एक माँ है, एक भाई है। फादर नौकरी कर रहे थे लेकिन कोरोना ने उनकी नौकरी भी खा ली। उनकी माँ आंगनबाड़ी के साथ जुड़ी थी और जो एक भाई है वो सीए की पढ़ाई कर रहा है दिल्ली में। तो कोरोना की वजह से उस घर के लिए थोड़ी माली हालत ठीक नहीं थी। अंकिता ने 12वीं तक की पढ़ाई की, फिर उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। अब धीरे धीरे 2022 का साल आ गया, कोरोना का कहर थोड़ा कम होने लगा। जुलाई की बात है शायद, तब अंकिता ने कहा पुष्प से कि वो अपने घर की मदद करने के लिए नौकरी करना चाहती है, लेकिन नौकरी ऐसी जगह की जहां से घर ज्यादा दूर ना हो, ताकि वो घर आ सके, अपने माँ बाप को देख सके और थोड़ी सी माली हालत भी घर की दुरुस्त हो। अब उसने मदद मांगी कि नौकरी ढूंढने में, तो पुष्प ने कहा ठीक है मैं ढूंढता हूँ। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पे सर्च किया, अलग अलग जॉब साइट्स देखे और एक जो आपको मैं अगस्त में पुलकित आ रहे हैं इस रिजॉर्ट के मालिक से, तो उसने कहा कि आपका ऐड देखा और ऐसे मेरी दोस्त उसकी नौकरी की बात की। तो पुष्प का कहना है कि बहुत ज्यादा बात नहीं की, पुलकित ने सीधा कहा कि एक काम की जो कैंडिडेट है जिसको नौकरी करनी है आप उससे भी मुझे कॉल करें और फोन कर दिया, आवा जाते हैं। तो अंकिता को लगा कि अब यहाँ नौकरी करना ठीक नहीं। उसने ये बात पुष्प से भी शेयर की और उसने सारी चीजें बताई चेक कर। इसी रिजॉर्ट में एक और स्टाफ रहता था जिसका नाम आयुष था। आयुष के साथ थोड़ी सी अंकिता की ठीक ठाक बनती थी, अच्छा लड़का था और आयुष इस रिजॉर्ट से थोड़ी दूरी पर उसका घर था। एक दिन अंकिता ने उससे शेयर किया कि यहाँ के माहौल ठीक नहीं है, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, कहीं आसपास में कोई जगह हो जहां मुझे कमरा मिले, मैं मान रहूं और कोई नौकरी। आयुष ने अपने पिता को फोन किया और वो एक तरह से अंकिता को अपनी बहन की तरह मानता था। उसने पिता को अंकिता के बारे में सारी बात बताई। पिता ने कहा मेरी बात करो। आयुष के पिता ने अंकिता से बात की। उन्होंने कहा बेटा तुम घबराओ मत, तुम चाहो तो तुम्हारे घर पे एक कमरा है, किराए पर लेकर रह सकती हो और मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढता कि सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी, तुम ठीक ठाक रहेगी। अब ये सारी चीजें हो गई और अंकिता ने यह तय कर लिया था कि अब वो ये रिजॉर्ट छोड़ देगी। 17 सितंबर को लास्ट जब उसकी बात हुई पुष्प से, तब भी वो ये इस बात पे थी, उसने सारी आयुष की भी बात बता रही थी और उसने कहा कि मैं यहाँ छोड़ रही और शायद मैं 18 सितंबर को छोड़ दूं। पुष्प ने भी उसका सपोर्ट किया। अब 18 सितंबर की तारीख आ गई। 18 सितंबर को छोड़ना था अंकिता को ये रिजॉर्ट, लेकिन तभी उसको बताया पुलकित ने कि 19 सितंबर को एक खास मेहमान आ रहे हैं, एक वीआईपी गेस्ट, तो तुम ऐसे नहीं जा सकती, नहीं छोड़ सकती और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम सेफ हो। तो उसने सुना कि अंकिता रो गई है। उसने पूछा अंकिता से क्या हुआ, तो उसने कहा कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया बहुत जोर से, मेरे हाथ को उसने मोड़ा है, मेरे हाथ पे चोट लग गई है। और फिर उसने कहा कि क्यों, क्या वजह, तो फिर उसने धीरे से कहा कि अभी ये तीनों मेरे सामने ही मौजूद है, यहीं कर तुमसे बाद में बात करेंगे। और ये कहकर और पुलकित और सौरभ ये लोग निकल लेते हैं ऋषिकेश, वहां से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पहुंचने के बाद ठीक 8:30 पर पुष्प 18 सितंबर को अंकिता का फोन आता है पुष्प के पास, पुष्प के मोबाइल पर। अब वो बात कर रहा है, उससे पूछता तुम परेशान क्यों, रो रही है, क्यों तुम्हारा मुंह दबाया। वो कहती है कि अभी भी ये लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो उसकी बातचीत से लगा कि वो परेशान है। उसने कहा इसके बाद रात 10 बजे पुष्प ने फोन किया अंकिता को, मोबाइल स्विच ऑफ। उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि अंकिता का मोबाइल जनरली बंद नहीं होता है, बार मोबाइल स्विच ऑफ था। इसी दौरान में 9:35 पर पुलकित का फोन आया पुष्प के पास और उसने कहा कि वो मेरा उसकी मोबाइल बैटरी खत्म है और उसके बाद वो मेरा मोबाइल ले गई है, जो ऑडियो आपने सब कुछ सुना है। अब 2:30 बजे तक फोन करता रहा और मोबाइल बंद। इसके बाद पुष्प सो गया कि शायद बैटरी नहीं है। सुबह उठा, उसने सुबह से फिर फोन करना शुरू किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ। अब 19 तारीख की शाम को अंकिता के कजन ने पहली बार अंकिता के पिता को ये बात बताई। माँ बाप ये सुनकर घबरा गए, वो फौरन उसी वक्त अपने घर से निकल लेते हैं। अब उनका घर उनकी ऊंचाई पर है, तो पैदल का रास्ता, फिर पब्लिक
बजे और 20 की सुबह को ऋषिकेश पहुंचते हैं रिजॉर्ट के पास। वहां जाने के बाद फिर वो पुलिस स्टेशन और पटवारी इनके चक्कर काटते हैं। इधर अब 20 तारीख आ गई, 20 सितंबर। 20 तारीख को भी अंकिता का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुष्प वहां से जम्मू से ट्रेन से चला और उसके बाद 21 की सुबह वो रिजॉर्ट पहुंचता है। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद वो सबसे बात करता है, मिलता है, पुलिस के पास जाता है। फिर पुलिस को वो सारे व्हाट्सएप चैट्स और ऑडियो कॉल बताता है जिसमें अंकिता ने इस रिजॉर्ट के बारे में, वीआईपी गेस्ट के बारे में, यहाँ होने वाली चीजों के बारे में उससे बात की थी। तो एक महिला पुलिस अफसर वो पूरा उसका स्टेटमेंट रख सकती है। फिर 21 को नहीं रहता है, 22 को नहीं रहता है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 23 सितंबर को वापस पुष्प जम्मू लौट आता है। जब वो जम्मू लौटता है तब तक ना अंकिता की खबर मिली थी, ना अंकिता की लाश मिली थी। हाँ, 23 को एफआईआर जरूर दर्ज हो गया था। इसके बाद 24 को अंकिता की लाश मिलती है और पुष्प को ये पता चलता है। तो अंकिता की लाश है जिस बैराज के पास फेंकी गई उससे बहुत दूर बहकर नहीं गई थी। जबकि अगर 18 सितंबर को मान लें कि अंकिता की मौत हुई और 24 तारीख को लाश मिली तो 6 दिन बीत गए। पानी में जो लाश मिलती है अमूमन लाश फूल जाती है। लाश को मछलियां या बाकी चीजें भी कई बार खा लेती है, लेकिन जो चश्मदीद उनका कहना है कि लाश उस तरीके से न फूली न उस तरीके से लाश को कोई नुकसान पहुंचा। तो ये क्या इशारा कर रहा है? तो पुष्प को ये शक है और जो लाश देखने वाले चश्मदीद है उन्हें भी है कि बहुत मुमकिन है कि 18 सितंबर को अंकिता का कत्ल हुआ ही नहीं। हो सकता है अंकिता का कत्ल 18 के बाद हुआ। अब 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। या ये ध्यान अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो 23 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है, 23 को 3 को गिरफ्तार किया जाता है और 24 तारीख को लाश मिलती है। इससे पहले ये खबर थी कि कहीं लाश बैराज के पास फेंक तो नहीं दिया। तो उससे पहले जो एसडीआरएफ की टीम थी उसने 1-2 बार तलाशी ली उसी जगह पर, उसी इलाके में, पर उन्हें तब लाश नहीं मिली। लेकिन फिर 24 घंटे बाद 24 तारीख को वो लाश मिल जाती है। तो क्या एसडीआरएफ की टीम जब पहली बार लाश ढूंढ रही थी तब वो लाश थी नहीं, बाद में फेंकी गई? ये भी एक सवाल है। क्या अंकिता का कत्ल 18 को ही हुआ या 18 के बाद हुआ? अब ये सारे सवाल वो हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। अब अगर 18 के बाद हुआ तो 18 के बाद अंकिता के साथ क्या हुआ? आखिर 19 तारीख को, 19 सितंबर को वीवीआईपी गेस्ट कौन था जो उस गेस्ट हाउस में आने वाला था, जिसकी बात हुई थी और जो पुष्प को भी मालूम है, जो उनकी तरफ से बताया था कि 19 को वीआईपी गेस्ट आने वाला है। उस वीआईपी गेस्ट से अंकिता की मौत का क्या लेना देना है? ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब जब तक सामने नहीं आएंगे, अंकिता की मौत का पूरा सच सामने नहीं आएगा। अब इस पर रोशनी डाल सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको मैंने कई बार ये बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत का वक्त होता है वो एक्यूरेट बताया। वीडियो आपने अभी देखी, वो क्राइम तक की वीडियो है, कोई मेरी पर्सनल वीडियो नहीं है। तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का केस रहा है वो उत्तराखंड वाला। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो जिस हिसाब से शमसुद्दीन साहब बोल रहे थे तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि वो मर्डर भाई 18 तारीख का है। और मेरे को तो यहाँ भी लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कपला हुआ है वहाँ पे। भाई जो लाश 18 तारीख को, अगर 18 तारीख को डूबी हुई है वो 24 तारीख को मिल रही है और लाश 24 तारीख तक तो मेरे ख्याल से दोबारा बन जाती है पानी में। इतनी दूर तैरते तैरते अगर इतनी देर तक तैर रही और इतनी देर तक अगर लाश पानी के अंदर है तो बहुत दूर तक बह जाएगी। 5 दिन तक बहुत होता है, 5 दिन एक लाश के लिए। तो मेरे को पुष्कर सिंह धामी जी सही नहीं लग रहा जो आप बोल रहे हो ना कि तो कहीं ना कहीं घोटाला है इस चीज़ में। और उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पा रही है ही नहीं उस मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से सबसे खत्म अगर कोई पुलिस है तो उत्तराखंड पुलिस है। भाई इतने दिन में अगर आपके पास 18 तारीख की अगर आपको ये बता दिया गया है कि 18 तारीख को अगर लड़के ने आपके पास पहुंच चुका है वहाँ पे 18 तारीख को या 20 तारीख को, और उसके बाद अगर 21 तारीख को आप एफआईआर लिख रहे हो ना तो बहुत गलत है। मतलब आपने कहीं ना कहीं मोटा पैसा, क्लियरली बोल रहा हूँ, मोटा पैसा मिल चुका है उत्तराखंड पुलिस को। ये जो वहाँ पे पटवारी है जिसने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी है
पटवारी जो भी है उसे मोटा पैसा खिलाया गया, उसने तभी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी है। और अब उसे सस्पेंड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पटवारी को सस्पेंड भी कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको सस्पेंड करने से, क्योंकि अब तक है मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि उत्तराखंड की जो पब्लिक है जो सड़कों पे है आजकल, उसको इस केस में बहुत पागल बनाया जा रहा है, बिल्कुल ही पागल बना दिया गया है। क्योंकि जो होना था वो केस में हो चुका है और गवर्नमेंट ने जिस हद तक केस को दबाना था वो दबा दिया है। क्योंकि जो इस केस में होना था वो हो चुका है और गवर्नमेंट ने जिस हद तक केस को दबाना था दबा दिया है। अभी भी अगर पब्लिक सड़कों पे ही रही तो फिर मे भी हो सकता है कुछ हो, अदरवाइज़ ये केस दबने वाला है, पूरा दब चुका है और बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। मैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे आगे। अगर कुछ अपडेट इसके रिलेटिव मेरे को मिलता है या इसके केस में अगर कुछ भी अगर मेरे को सुनने में कहीं से अगर कुछ भी आता है तो मैं बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगा। इसी